डियर स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे काल तथा पक्ष के बारे में। काल जिसे हम टेंस कहते हैं इंग्लिश में, एंड पक्ष जिसे हम एस्पेक्ट कहते हैं इंग्लिश में। अब काल जानने से पहले बच्चों हमें ये जानना है कि क्रिया क्या है, क्योंकि काल पढ़ने के लिए हमें पहले क्रिया को समझना बहुत जरूरी है। क्रिया किस समय पर होता है, किस टाइम पे हो रहा है, वो डिटरमाइन करेगा हमारा काल क्या है। ठीक है, तो काल के आधार पर हम अपने वाक्यों को समझ सकते हैं अच्छे से। और काल को समझने के लिए हमें वो कार्य किस समय पर हुआ है यह जानना जरूरी है। उसके लिए हमें वाक्य में दिए गए क्रिया पर ध्यान देना है कि वो जो क्रिया, जो कार्य हो रहा है कर्ता द्वारा, किस समय पर हो रहा है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। निम्नलिखित अधूरे वाक्यों को पूरा कीजिए तथा उदाहरण के अनुसार इनमें प्रयुक्त क्रियाओं के समय को चिन्हित कीजिए। ये आपका एक एक्सरसाइज करेंगे बिफोर वी गो ओवर टू द मेन चैप्टर। वाक्य: रेलगाड़ी जा रही है। क्या इसमें कार्य पूर्ण हो चुका है, कार्य जारी है, या कार्य आने वाले समय में होगा? यहाँ पर रेलगाड़ी जा रही है मतलब कार्य जारी है आपका, ये अभी वर्तमान काल में हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कार्य जारी है। अब कल विद्यालय बंद है। कल विद्यालय बंद है मतलब आने वाले समय में ये बंद रहेगा, इसीलिए वहां पर कल विद्यालय बंद है, कार्य आने वाले समय में होगा। हमने खाना खाया। हमने खाना खाया, खाना खाया मतलब कार्य पूर्ण हो चुका है, तो ये यहाँ पर हमने टिक लगाएंगे। माँ ने खाना बनाया मतलब कार्य पूर्ण हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पर इसको टिक लगाएंगे। छात्र पाठ पढ़ रहा है। पढ़ रहा है मतलब कार्य जारी है, इसीलिए यहाँ पर टिक लगाएंगे। हम नाटक में भाग ले रहे हैं। ले रहे हैं मतलब कार्य जारी है। वे सुबह तक नहीं लौटेगी। नहीं लौटेगी मतलब सुबह कार्य आने वाले समय में होगा, सुबह, इसीलिए कार्य आने वाले समय में होगा में हम टिक लगाएंगे। तो यहाँ इन कुछ वाक्यों में से हमने जाना बच्चों कि कार्य कब होने वाला है, क्रिया क्या दिखा रहा है हमें कि कार्य हो चुका है, तो जारी है, या आने वाले समय में होने वाला है। उस पर आधारित हम अपने काल को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, अब सहायक क्रिया किसे कहते हैं? आपको बताया गया था कि क्रियापद बंध में से यदि मुख्य क्रिया को अलग कर दिया जाए तो जो भी अंश शेष बचता है वह सहायक क्रिया का अंश होता है। जैसे लिख रही है, लिखती है, लिखेगी, लिख चुकी है, में से मुख्य क्रिया लिख को अलग करने के बाद क्रमशः रही है, तो है, एगी तथा चुकी के अंश बचते हैं, जो सहायक क्रिया के अंश है। सहायक क्रिया की रचना काल, प्रक्ष, वृत्ति, वाच्य आदि के प्रत्यय लगाकर होती है। इस अध्याय में हम काल तथा पक्ष के विषय में चर्चा करेंगे। तो ये सहायक क्रिया हमें क्या बताता है बच्चों कि जैसे हमारा इंग्लिश ग्रामर में एक मेन वर्ब होता है, रूट वर्ब होता है, और उसके साथ जुड़ा होता है आपका हेल्पिंग वर्ब, जो कि इज, एम, आर, was, were, has, have, had, ये सब जो है ना इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। वैसे ही हिंदी व्याकरण में जो आपका मुख्य क्रिया या मूल क्रिया है, ठीक है, उसके उसको अगर हम अलग कर लेंगे तो हमें मिलता है सहायक क्रिया, जो कि हेल्पिंग वर्ब्स है। ठीक है, अगर हमने मुख्य क्रिया को अलग कर दिया तो अंश जो शेष बचता है उसे हम सहायक क्रिया मानते हैं। जैसे लिख आपका मेन क्रिया है, तो क्या बच्चा बच्चा रही है, तो रही है आपका हुआ सहायक क्रिया। लिखती है, लिख आपका लिखना हो गया आपका मेन क्रिया लिख, तो क्या बचा टी, तो टी है। फिर लिखेगी, लिख से अगर हम लिखेगी से अगर हमने लिख अलग कर दिया तो क्या रहा बच्चों, एगी। फिर लिख चुकी है, लिख मेन वर्ब हमने हटा दिया, आपका मुख्य क्रिया हटा दिया, तो क्या बचा, चुकी है। तो ये जो बचे हुए अंश है बच्चों, इनको हम बोलते हैं सहायक क्रिया। ठीक है, अब सहायक क्रिया की रचना, रचना मतलब कैसे हम इनको समझ सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपका काल पे, किस समय पर कार्य हो रहे हैं, पक्ष एस्पेक्ट पे, वृत्ति कैसे वो बदलता है,
अब वाच्य आपका जो वॉइस है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आदि के प्रत्यय लगाकर होती है। प्रत्यय मतलब जो उसके साथ जुड़ता है, उस मेन क्रिया के साथ, मुख्य क्रिया के साथ जो प्रत्यय लगाकर जुड़ता है, उसको हम सहायक क्रिया बोलते हैं, जो कि आपका काल, पक्ष, व्यक्ति, वाच्य के ऊपर भी निर्भर है। तो इस अध्याय में हम सिर्फ काल और पक्ष के विषय में चर्चा करेंगे। काल मतलब टेंस। काल, टेंस तथा समय, टाइम एक नहीं होते। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो काल चैप्टर आपके लिए बहुत इजी होगा। काल मतलब टेंस, समय मतलब टाइम, ये एक नहीं है। ठीक है, ये एक नहीं है। तो आप ये ना समझिए कि काल जो है वो समय के साथ समान है, नहीं। समय का संबंध भौतिक जगत से होता है तथा काल का भाषा से। तो ये ध्यान में रखिए कि समय का संबंध भौतिक जगत से होता है, मतलब कार्य किस टाइम पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो आपका समय बताता है। लेकिन काल का भाषा से, मतलब भाषा में हम कैसे उसको प्रयुक्त करते हैं, उसको यूज करते हैं किसी को कुछ बताने के लिए, वो हमें काल बताता है। समय का व्याकरणिक रूप ही काल है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। समय का जो व्याकरणिक, मतलब हम उसको व्याकरण में कैसे यूज करते हैं, उस पर निर्भर होता है हमारा काल। तो समय, काल अलग है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे काल के भेद। काल के तीन भेद हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, जो कि आपका पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस होता है। वर्तमान काल, वर्तमान मतलब अभी जो होने वाला है, जिस समय कोई क्रिया घटित होती है। क्या काल के लिए हमने क्या मेन चीज हमें ध्यान में रखना है कि क्रिया पर, क्रिया कब हो रही है। जिस समय कोई क्रिया घटित होती है वह समय व्याकरण में वर्तमान काल कहा जाता है। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा बच्चों कि हमारा काल जो है वो तीन तरह का है: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है। तो इस पर आधारित हमारा पहला है वर्तमान काल। जिस समय कोई क्रिया घटित होती है वह समय व्याकरण में वर्तमान काल कहा जाता है। वह समय व्याकरण में मतलब हमने क्या पढ़ा कि समय का व्याकरणिक रूप ही हमारा काल है। तो जिस समय वो क्रिया घटित होती है वह समय व्याकरण में वर्तमान काल कहा जाता है। यह क्रिया बार बार हो सकती है या लगातार। यह क्रिया बार बार मतलब पीरियोडिक हो सकती है, रोजाना हो सकती है या लगातार हो सकती है। ठीक है। हिंदी में वर्तमान काल की सूचना देने वाली चिन्ह प्रत्यय है हो तथा है। आपको ये याद रखना है मेन चीज कि वर्तमान काल की सूचना हमें कौन कौन से चिन्ह देते हैं: है, हो और है। ठीक है। उदाहरण: बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, तो इससे आपको पता चल गया कि यह वर्तमान काल है। वह रोज शाम को घूमने जाता है, अब यहाँ पर भी है तो ये भी वर्तमान काल है। मैं कल कोलकाता जा रहा हूँ, अब ये भी एक चिन्ह है वर्तमान काल का। मेरी बहन आंखों की डॉक्टर है। आप देखिए यहाँ पर वर्तमान काल की सूचना देने वाले चिन्ह चारों ही मिले हमें: है, हूँ, हो और है। तो यहाँ से हम उदाहरण से देख सकते हैं कि जो वाक्य हमारे हैं, हूँ, है और है में खत्म होते हैं, एंड होते हैं, वो वर्तमान काल के चिन्ह होते हैं। ठीक है। अब वर्तमान काल के भी तीन भेद है। ओके। वो है सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है। तो आइए इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि सामान्य वर्तमान काल क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल क्या है। अब सामान्य वर्तमान काल क्रिया को जिस रूप से इसके वर्तमान समय में सामान्य रूप से घटित होने, सामान्य रूप से घटित होने का हमें बोध होता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य मतलब सामान्य रूप में घटित होना। क्या घटित होता है? आपका क्रिया घटित होता है। किस समय घटित हो रहा है? उसी समय, वर्तमान समय में। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में सामान्य रूप से घटित होने का बोध होता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे स्वाति गाना गाती है, आपने है से पहचान लिया कि ये वर्तमान काल है। राहुल पढ़ता है, वर्तमान काल है।
स्वाति गाना गाती है मतलब सामान्य रूप में घटित होने वाला। ठीक है। राहुल पढ़ता है तो पढ़ाई कर रहा है वो। राहुल स्वाति गाना गा रही है तो ये इनके सामान्य रूप में घटित होने वाले वाक्य है। संदिग्ध वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से क्रिया के वर्तमान समय में होने में संदेह हो, डाउट हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। स्वाति गाना गा रही होगी, राहुल पढ़ रहा होगा, इसमें डाउट है कि इस वर्तमान काल में शायद स्वाति गाना गा रही होगी, राहुल पढ़ाई कर रहा होगा। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल मतलब क्रिया के जिस रूप से इसके वर्तमान समय में जारी रहने का ज्ञान हो, वर्तमान समय में जारी रहने का ज्ञान हो, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। स्वाति गाना गा रही है, ये आपका जो इंग्लिश व्याकरण में प्रोग्रेसिव टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है, गा रही है। आईएनजी जो लगाते हैं कि इस समय वो हो रहा है ना, तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस टेंस। तो यही वही है अपूर्ण वर्तमान काल मतलब स्वाति गाना गा रही है। नाउ शी इज सिंगिंग, अभी वो गाना गा रही है। राहुल पढ़ रहा है, अभी वो पढ़ाई कर रहा है। इस वर्तमान काल में जब मैं आपको बता रहा हूँ तो राहुल पढ़ाई कर रहा है। अब मैं जब आपको बता रही हूँ तो स्वाति गाना गा रही है। तो अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में जारी रहने का ज्ञान हो, क्या जारी रहने का ज्ञान हो, क्रिया के जारी रहने का ज्ञान हो। क्या क्रिया हो रही है यहाँ पे? स्वाति का गाने गाने का, राहुल का पढ़ाई करने का। ठीक है। तो तीनों वर्तमान कालों में आपको डिफरेंस पता चल गया। सामान्य वर्तमान काल, वर्तमान समय में सामान्य रूप में घटित होने का कार्य। तो संदिग्ध वर्तमान काल, एक डाउट हो सकता है कि वो कार्य अभी शायद हो रही है। पूर्ण मतलब वो अभी चल रही है, जारी है। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भूतकाल। बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का पता जिन क्रिया रूपों से लगता है। बीते हुए समय मीन्स पास्ट टेंस में किसी भी कार्य के होने का पता जिन क्रिया रूपों से लगता है वे भूतकाल की सूचना देने वाले चिन्ह कहलाते हैं तथा वह क्रिया भूतकाल में कही जाती है। हिंदी में भूतकाल सूचक चिन्ह प्रत्यय है था, थे, थी, थी अथवा आ, ए, ई, ई। ये आपको याद रखना है बच्चों कि भूतकाल के क्या प्रत्यय चिन्ह है। प्रत्यय मतलब वाक्य के बाद जो लगते हैं उनको हम प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर अब उदाहरण, वे कल घर पहुंच गए थे। कल मतलब पास्ट टेंस, और ये जो शब्द थ है, प्रत्यय है, ये आपका हमें बताता है कि ये भूतकाल में हुआ है। ये कल घर पहुंच गए थे। वह गाना गा रही थी। अब यहाँ पर पहुंच गए क्रिया है, गा रही थी क्रिया है, लेकिन ये भूतकाल में है और इसका चिन्ह हमें बताते हैं थे और थे कि ये भूतकाल में है। वह रोज फिल्म देखता था। अब रोज फिल्म देखता था मतलब भूतकाल। ठीक है। वह रोज फिल्म देखता था, देखने का क्रिया है यहाँ पर। गाड़ी चली गई। अब गई भी आपका ई की मात्रा है यहाँ पर, तो ये भी हमें बताता है कि भूतकाल का है। गाड़ी चली गई। अब भूतकाल के 6 भेद है। कितने भेद है? 6। वर्तमान काल के 3 थे, भूतकाल के 6 है। सामान्य वर्तमान काल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मत भूतकाल। ठीक है। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी बच्चों। अब सामान्य भूतकाल, जब क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में होती है, जब क्रिया सामान्य रूप में भूतकाल में होती है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे भूतकाल मतलब पास्ट टेंस, आप याद रखेंगे। प्रधानाचार्य ने पुस्तक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। तो यहाँ पर क्रिया क्या है? उद्घाटन करने का क्रिया है कि या से हमें, ये चिन्ह से हमें, प्रत्यय चिन्ह से पता चल रहा है कि ये भूतकाल में है और ये सामान्य रूप में है। भारत ने कहानी की किताब पढ़ी। ठीक है। पढ़ी, ई की मात्रा। कृष्ण ने कंस को मारा। ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका ये भूतकाल में सामान्य रूप से हो रहा है। अब सामान्य भूतकाल हो गया। अब हम पढ़ेंगे आसन्न भूतकाल। आसन्न का अर्थ क्या है बच्चों? आपको पहले समझना है। अभी या फिर निकट।
कार्य के जिस रूप से यह पता चले कि काम निकट समय में या तुरंत पूरा हुआ है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। सो यू हैव टू रिमेम्बर छोटे छोटे कीवर्ड्स बच्चों। जैसे आसन्न मतलब अभी या निकट समय में। तो जो कार्य कंप्लीट होने का हमें पता चल रहा है कि कुछ निकट समय में या तुरंत पूरा हुआ है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे रमन जा चुका है। जा चुका है मतलब अभी अभी गया है, जा चुका है। छात्र कक्षा से निकले हैं। अब आपको क्रिया पे ध्यान देना है कि यहाँ पर जा चुका है, निकले हैं, नेहा सो चुकी है, अभी अभी सो चुकी है, अभी अभी छात्र कक्षा से निकले हैं, रमन अभी जा चुका है। तो ये आपका आसन्न भूतकाल है। ठीक है। आसन्न मतलब अभी या निकट समय में हुआ कार्य। पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में भूतकाल कहते हैं। मैंने कहानी लिखी थी। मैंने कहानी लिखी थी मतलब कब लिखी थी? भूतकाल में। बस जा चुकी थी। उसने पुस्तक खरीदी थी। तो ये हमारा पूर्ण हो चुका है ये कार्य। उसने पुस्तक खरीदी थी। बस जा चुकी थी। ये कार्य भूतकाल में कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण भूतकाल। मैंने कहानी लिखी थी। ये कहानी मैंने भूतकाल में लिखी थी, कंप्लीट हो चुका है जो टास्क, उसको हम पूर्ण भूतकाल मानते हैं। ठीक है। अब अपूर्ण भूतकाल क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु अभी उसकी समाप्ति नहीं हुई। ये भूतकाल में शुरू हुआ लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे लड़के खेल रहे थे। अब ये जो है हमें पता नहीं है कि लड़के अभी भी खेल रहे हैं या नहीं, लेकिन खेल रहे थे भूतकाल में। परीक्षा चल रही थी। ठीक है। खेल रहे थे, चल रही थी, दीज आर ऑल कंटिन्यूअस टेंस। मैंने जो बोला ना खेल रहे थे, कंटिन्यूअस आपको जो आईएनजी लगता है इंग्लिश व्याकरण में टेंसेस में, ये वही है अपूर्ण भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने में संदेह हो। ठीक है, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे मनोज आया होगा, छात्रावास में छात्रा सो गए होंगे। ठीक है, यहाँ पर एक डाउट है, जहां पर डाउट है वो संदिग्ध भूतकाल कहलाते हैं। हेतु हेतु मत भूतकाल। हेतु हेतु मत भूतकाल। जिन क्रियापदों से इस बात का पता चले कि क्रिया भूतकाल में संपन्न हो सकती थी किंतु किसी कारणवश नहीं हो सकी। हेतु हेतु मत भूतकाल मतलब होते होते नहीं हो पाया, उसे हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। जैसे अगर नीतू पढ़ती तो अवश्य पास होती। एक कंडीशन पे ये डिपेंड होता है कि अगर नीतू पढ़ती तो अवश्य पास होती। तो नीतू का पास होना किस पर निर्भर है? अगर नीतू पढ़ती, तो एक कंडीशन अगर आ जाए तो उसे हम हेतु हेतुमत भूतकाल मानते हैं। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। फसल कब अच्छी होती? यदि वर्षा अच्छी होती। भविष्यत काल के बारे में जानते हैं बच्चों। भविष्य में होने वाले क्रिया व्यापार की सूचना देने वाले काल को भविष्यत काल कहते हैं। भविष्य में होने वाले क्रिया व्यापार को की सूचना देने वाले काल को भविष्यत काल कहते हैं। फ्यूचर में जो होगा, अभी हुआ नहीं है, अभी होने वाला है। भविष्यत काल सूचक चिन्ह प्रत्यय क्या है? गा गे गी घी। उदाहरण, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। आप मेरे यहाँ कब आएंगे? वह शादी में नहीं आएगी। वह तुम्हें रुपया नहीं देगा। अब मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा मतलब वर्तमान काल नहीं, भूतकाल नहीं, यह आपका भविष्य काल में कुछ होने वाला है, इसलिए इसका प्रत्यय चिन्ह जो है का। आप मेरे यहाँ कब आएंगे? आप अभी आए नहीं है, आप वर्तमान में तो है नहीं, भूतकाल में आए नहीं थे, भविष्य काल में आप कब आएंगे? वह शादी में नहीं आएगी, अभी शादी हुई नहीं है, भविष्य काल में होने वाली है, तो वह शादी में नहीं आएगी। वह तुम्हें रुपए नहीं देगा, अभी वो उसको भविष्य काल में आपको रुपए देना है, तो वो तुम्हें रुपए नहीं देगा। ठीक है। तो इस हिसाब से भविष्य काल के जो है वो उनके कितने भेद है बच्चों? दो भेद है। ठीक है। अब दो भेद क्या है? सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल।
सामान्य भविष्यकाल इज सिंपल, क्रिया के जिस रूप से उसको भविष्य में सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे मोहन घर जाएगा, सिंपल। विद्यालय बंद रहेगा, सिंपल सेंटेंसेस सामान्य रूप में उसका बोध कराते हुए जो क्रिया है उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। अब संभाव्य भविष्यकाल मतलब क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे दादी शायद शायद कल खिलौने लाए, शायद पिताजी रसगुल्ले लाए, शायद पड़ोसी से समझौता हो जाए। तो ऐसे वाले जो हमारे भविष्यकाल के सेंटेंसेस है जिनमें शायद यानी कोई कार्य होने की, भविष्य में कार्य कुछ होने की संभावना हो, उसे संभाव्य भविष्यकाल मानते हैं। पक्ष क्या होता है, आइए जानते हैं। पक्ष को इंग्लिश में एस्पेक्ट कहते हैं। क्रिया के घटित होने में से हमें क्रिया के काल का पता चलता है। पर ध्यान रखिए, जब भी कोई क्रिया घटित होती है वह कुछ न कुछ समय अवश्य लेती है। वह कुछ न कुछ समय अवश्य लेती है। जैसे बच्चा ताली बजाता है, वाक्य में ताली बजाने की क्रिया आरंभ हो चुकी है और हो सकता है इसमें एक क्षण का समय लगे। जबकि बच्चा रो रहा है, वाक्य में रोने की क्रिया में हो सकता है 1 घंटा लगे। अब बच्चा ताली बजाता है, वो तो 1 घंटा ताली नहीं बजाएगा, 1 घंटा लेकिन रो सकता है। तो इसको भी हम इसको समझेंगे। कहने का अर्थ यही है कि यदि कोई क्रिया शुरू हो जाती है, यदि कोई क्रिया शुरू हो जाती है तो वह कुछ न कुछ समय अवश्य लेती है। किसी क्रिया के शुरू होने से लेकर पूरा होने तक की अवधि, ड्यूरेशन के दौरान हमें यह पता चलता है कि क्रिया कैसे घटित हुई। तो क्रिया शुरू होता है और एक क्रिया के पूरा होने तक हमें, जब तक वो अवधि के दौरान हमें यह पता चले कि क्रिया कैसे घटित होती है, उसे हम बोलते हैं आपका पक्ष। सहायक क्रिया के वे अंश प्रत्यय जो यह सूचना देते हैं कि क्रिया कैसे घटित हुई। तो सहायक क्रिया मतलब आपने पहले सहायक क्रिया पढ़े, तो सहायक क्रिया के वे अंश या प्रत्यय जो बाद में लगते हैं, जो सूचना देते हैं कि क्रिया कैसे घटित हुई, कितना ड्यूरेशन तक हुआ, ठीक है, वो पक्ष सूचक अंश कहलाते हैं। पक्ष से हमें क्रिया की पूर्णता, कंप्लीशन, अपूर्णता, इनकम्प्लीटेंस या निरंतरता यानी कितना ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी आदि की सूचना मिलती है। तो हिंदी में प्रमुख पक्ष 3 है। आवृत्ति मूलक पक्ष या नित्य पक्ष। आवृत्ति मतलब रिपीटेशन, आपको ये याद रखना है, तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आवृत्ति मूलक पक्ष या नित्य पक्ष, ठीक है। रिपीटेशन, आवृत्ति मतलब रिपीट होना, किसी कार्य का बार बार होना, किसी कार्य का बार बार होना। और नित्य का भी लगभग यही अर्थ है कि वह कार्य बार बार या रोजाना होता है। सहायक क्रिया यानी आपका हेल्पिंग वर्ब का वह अंश, सहायक क्रिया का वह अंश जो क्रिया के बार बार होने या नित्य होने की सूचना देता है, आवृत्ति मूलक पक्ष का अंश कहा जाता है। ठीक है, तो हमें आपका जो नित्य पक्ष मतलब रिपीटेशन, रोजाना होना, तो ये हमें सहायक क्रिया का वह अंश जो क्रिया के बार बार होना या नित्य होना का सूचना देते हैं। बेसिकली हमें अपने क्रिया के ऊपर ध्यान देना है। तो सहायक क्रिया का वह अंश, ठीक है, दैट पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब के बार बार होने, क्रिया के बार बार होने या नित्य होना का सूचना देती है, आवृत्ति मूलक पक्ष का अंश कहा जाता है। हिंदी में आवृत्ति मूलक पक्ष का सूचक चिन्ह प्रत्यय है त। ठीक है, सूचक चिन्ह आपको याद रखने हैं। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। वाक्य का अर्थ यह नहीं है कि मैं एक बार पढ़ाकर रुक जाता हूँ, बल्कि इसका अर्थ यह है कि पढ़ाने का कार्य मैं नित्य या बार बार करता हूँ। नाउ टीचर और अध्यापक वो रोज पढ़ाती है, तो वो क्या बोलेंगे, मैं पढ़ाती हूँ या मैं पढ़ाता हूँ। तो यह कार्य जो है ये रोजाना का कार्य है उनका, ठीक है, रिपीटेड कार्य है। तो ये मैं पढ़ाता हूँ में आपका प्रत्यय चिन्ह लगा त, ठीक है।
त हलंत। अब उदाहरण देखिए, वह गीत गाता है, गाता है। माता जी भोजन बनाती है। अब खाना बनाने का जो नित्य कार्य है वो माता जी का है। गाना गाने का कार्य उसका है जो वो रोज करती है, रियाज जो करते हैं। हम फिल्म देखते हैं। सूरज पश्चिम में डूबता है। तो जहां पर भी आपका प्रत्यय चिन्ह त, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको याद रखना है कि प्रत्यय चिन्ह इसका क्या है, ठीक है। इसका आपका जो अवृत्ति मूलक का प्रत्यय चिन्ह है तो इसी से आप इसको पहचान करेंगे, जैसे गाता, देखते, बताती, डूबता, ठीक है। ये सभी वाक्य वर्तमान काल आवृत्ति मूलक पक्ष के हैं। वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस आवृत्ति मूलक पक्ष के हैं। आवृत्ति मूलक या नित्य पक्ष वर्तमान काल तथा भूतकाल दोनों में हो सकता है। आवृत्ति मूलक या नित्य पक्ष जो है वो प्रेजेंट टेंस तथा पास्ट टेंस दोनों में हो सकता है। जैसे मैं पढ़ाता था, पढ़ाता था। ता से हमें पता चलता है कि ये आवृत्ति मूलक है, और था से हमें पता चलता है कि भूतकाल पास्ट टेंस में हुआ है। इस वाक्य का अर्थ यहाँ यह है कि भूतकाल का वाक्य होने के कारण पढ़ाने की क्रिया अब समाप्त हो चुकी है। अब नहीं पढ़ाता, लेकिन त प्रत्यय यह बता रहा है कि जब तक पढ़ाया, बार बार पढ़ाया, बार बार पढ़ाया या नित्य पढ़ाया, ठीक है। अन्य उदाहरण देखिए, हम फिल्म देखते थे। तो ते से हमें पता चल रहा है कि ये एक रिपीटेड एक्शन था, और कब था, थे है मतलब पास्ट टेंस भूतकाल। वह शाम को टहलने जाता था। अब ता हमें बताता है कि यह आपका आवृत्ति मूलक या नित्य पक्ष वाला है, और था हमें बताता है कि भूतकाल है, ठीक है। अब सातत्य बोधक पक्ष, सातत्य बोधक पक्ष, सातत्य बोधक पक्ष। सातत्य शब्द सतत शब्द से बना है। कौन से शब्द से बना है? सतत शब्द से बना है। और उसका अर्थ क्या है? किसी कार्य का लगातार होना, ठीक है। अंग्रेजी में इसे कंटिन्यूअस एस्पेक्ट कहते हैं, और इसका चिन्ह आईएनजी होता है, ठीक है। हिंदी में इसका चिन्ह प्रत्यय रह है। जैसे बच्चे नहा रहे हैं, वाक्य में रह से यह अर्थ निकल रहा है कि नहाने का क्रिया लगातार चल रही है, ठीक है। तो यहाँ नहा रहे हैं में हमारा प्रत्यय क्या लगा? रह। यह पक्ष भी वर्तमान काल तथा भूतकाल दोनों से ही होता है। दिस इज द कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। सातत्य बोधक पक्ष, और सातत्य शब्द का यह अर्थ है कि किसी कार्य का लगातार होना, और यह इसका प्रत्यय चिन्ह रह है। अब आइए जानते हैं वर्तमान काल सातत्य बोधक पक्ष और भूतकाल सातत्य बोधक पक्ष में क्या अंतर है। घोड़ा दौड़ रहा है, ठीक है। अब वर्तमान काल में है, लड़कियां नृत्य कर रही हैं, वे ताली बजा रहे हैं, हम लोग चाय पी रहे हैं, ठीक है। तो है से हमें पता चल गया कि ये वर्तमान काल है। भूतकाल सातत्य बोधक था, घोड़ा दौड़ रहा था, लड़कियां नृत्य कर रही थी, वे ताली बजा रहे थे, हम लोग चाय पी रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कैसे पता चल रहा है कि ये भूतकाल सातत्य बोधक पक्ष है? एक तो था, थी, थे से हमें पता चल रहा है कि ये भूतकाल है। और ये सातत्य बोधक है, हमें कैसे पता चल रहा है? क्योंकि रह प्रत्यय जो है वो लगा है, रहा, रही, रहे, रहे, ठीक है। तो इन चारों वाक्यों में क्योंकि रह प्रत्यय लग रहा है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये आपका सातत्य बोधक भूतकाल पक्ष में है। अब घोड़ा दौड़ रहा है, ये भी आपका सातत्य बोध है, क्योंकि रहा है, रही है, रहे हैं और रहे हैं। लेकिन है लगने के कारण ये आपका वर्तमान काल में है, और था, थी, थे लगने के कारण भूतकाल में सेकंड कॉलम के वाक्य है, ठीक है। अब पूर्ण पक्ष किसे कहते हैं? जहाँ कार्य पूरा हो जाता है, पूर्ण मतलब कंप्लीट, जहाँ कार्य पूरा हो जाता है वहां पूर्ण पक्ष होता है। अंग्रेजी में इसे परफेक्ट एस्पेक्ट कहते हैं। यह भी
वर्तमान तथा भूतकाल दोनों में हो सकता है। वर्तमान काल पूर्ण पक्ष, हम बाजार हो आए हैं। पहले आप प्रत्यय को देखेंगे, है लिखे हैं, तो ये आपका वर्तमान काल। भूतकाल को कैसे पहचानेंगे, हम बाजार हो गए आए थे, तो थे जो है आपका भूतकाल का प्रत्यय है। मैंने काम कर लिया था, प्रेमचंद ने बहुत से उपन्यास लिखे थे, तो थे था थे से हमें पता चल गया है कि भूतकाल है, और है और है से पता चल रहा है कि वर्तमान काल है। ठीक है, तो अब उसके बाद हम काल पूर्ण पक्ष है, हम बाजार हो आए हैं, मतलब वर्क इज कंप्लीट, टास्क इज कंप्लीटेड, बाजार जाने की क्रिया हो चुकी है। मैंने काम कर लिया है, मेरा कार्य पूरा हो चुका है। प्रेमचंद ने बहुत से उपन्यास लिखे हैं। ठीक है, बट अभी उनका वो जो उपन्यास लिखने का कार्य खत्म हो चुका है, लेकिन ये वर्तमान काल में हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें कौन से प्रत्यय बताते हैं, है वाले चिन्ह। ठीक है, वैसे ही भूतकाल का, तो हमने क्या सीखा बच्चों कि क्रिया प्रबंधक पद बंध में से मुख्य क्रिया को निकालने के बाद जो अंश शेष बचता है उसे सहायक क्रिया कहा जाता है। क्रिया पद बंध मतलब एक जो आपका कॉम्बिनेशन है उस क्रिया का विद मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, उसमें से अगर हमने मेन वर्ब या फिर मुख्य क्रिया को निकालने के बाद जो अंश शेष बचता है उसे सहायक या हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। ठीक है, सहायक क्रिया की रचना काल, पक्ष, वृत्ति, वाच्य आदि के प्रत्यय लगाकर होती है। काल समय का व्याकरणिक रूप है तथा हिंदी में 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। ठीक है, और उनके भेद भी हमने पढ़े बच्चों। जब कोई क्रिया घटित होती है तब वह कुछ न कुछ समय अवश्य लेती है। समय के संदर्भ, मेन आपका काल का चैप्टर समय के संदर्भ में क्रिया कैसे घटित हुई इस बात की सूचना देने वाले जो प्रत्यय क्रिया है में लगते हैं वे पक्ष सूचक प्रत्यय कहलाते हैं। हिंदी की क्रियाओं में 3 पक्ष मिलते हैं, आवृत्ति मूलक, सातत्य बोधक तथा पूर्ण पक्ष। पक्ष सूचक प्रत्यय वर्तमान और भूत दोनों कालों में लगे रहते हैं। पक्ष सूचक प्रत्यय जो है आपके वर्तमान प्रेजेंट और पास्ट टेंस दोनों में लग सकते हैं। तो दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर।